अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियाँ इसी तरह से मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये रात का वक्त था और इंतहाई शदीद गर्मी थी। इस वक्त आयशा नहा रही थी। उसे वैसे भी गर्मी बहुत लगती थी। ये जुलाई का महीना जा रहा था और हर तरफ हफ्स का माहौल था। जब वो नहाकर अपने कमरे की गैलरी में आ खड़ी हुई, तभी उसे कुछ ठंडक का एहसास हुआ। उसके बाल खुले हुए थे और वो इर्द गिर्द बहुत ही महफ होकर देख रही थी। जब उसके कान की लोएं सख्त गर्म हुई, उसे इस चीज का एहसास होने लगा। तभी जोर से कुत्तों की भौंकने की भी आवाजें आने लगी। आयशा ने झांका तो ये सब कुत्ते उसी की तरफ देखकर भौंक रहे थे। एक तो इतनी ठंड पता नहीं कैसे शुरू हो गई, और ऊपर से ये कुत्ते मेरी तरफ देखकर क्यों भौंक रहे हैं? अरे भाई, क्या हो गया? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। आयशा, ये जंगल है, ये सब तो होगा, गुजारा करो। वो खुद से ही गुफ्तगू करती रही। ओए कुत्ते मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? जरा इर्द गिर्द भी जाकर भौंक लो। अरे ये हमारा घर है, तुम तो मुझे डरा रहे हो। आयशा को अजीब ही लगा क्योंकि कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे थे। वो खुद से बातें करती जा रही थी, तभी उसे अपने करीब किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगी। वो एकदम घबरा सी गई थी। मैं नजर आ रहा हूँ। उसे अपने पीछे किसी मर्दाना की आवाज आई। वो एकदम डर कर पलटी। ये आवाज उसका दिल दहला गई थी। उसने एकदम गले से थूक निगला और पलटी। उसे वहां एक साया नजर आया और फिर एकदम से गायब भी हो गया। ये कौन था? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। जब ही उसे आमना बेगम की आवाज आई और वो सोचों से बाहर निकली। वो चीख चीख कर उसे बुला रही थी। अरे खैर है बाबा, आ रही हूँ। तुम कहाँ गई थी? और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है? और बाल क्यों खोले हुए हैं? तुम्हारे अब्बू ने मना भी किया था कि इस तरह से बाहर मत निकला करो, और एक मुसीबत ये घर न जाने किस जंगल में ले लिया है। 1000 दफा कहा था कि ऐसी जगह पे घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान है। मुझे तो हर घड़ी खौफ लगा रहता है। जवान जहान लड़की है हमारे घर, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। वो सर पकड़कर बैठती चली गई। अरे अम्मी रिलैक्स, कुछ भी नहीं होता। और मैं यही ऊपर थी, नहाकर निकली तो सोचा गैलरी में थोड़ी देर खड़ी होकर ठंडी हवा का मजा ही ले लूं। अरे लड़की, मगरिब के वक्त इस हालत में कौन निकलता है बाहर? न जाने तुम्हें कब अकल आएगी। उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और आयशा को भी वो वाकया याद आया तो वो भी थोड़ी सी घबरा गई। अपनी अम्मी की हालत देखकर उसने अपने साथ होने वाला वाकया बताना बेहतर नहीं समझा, इसीलिए खामोश हो गई। अरे मेरी प्यारी अम्मी, अब नहीं जाऊंगी। आयशा ने सांस खारिज की और चलती हुई साइड टेबल से ताला निकाला और जाकर गैलरी के दरवाजे पर लगा दिया और चाबी वापस दराज में रखकर पुरसुकून होकर सो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि एक नई मुसीबत उसके सर आने वाली है। सुबह का सूरज निकला तो सब बेदार हो गए। वो तैयार होकर नीचे आई तो टेबल पर उसकी नौकरानी नाश्ता लगा रही थी। आयशा ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आयशा ने अपनी अम्मी से कहा तो वो उसे घूर कर देखने लगी। कहाँ जा रही हो? अकेले कहीं मत जाओ। अरे अम्मा, यहीं जा रही हूँ, करीब में, अभी आ जाऊंगी। वो उन्हें मुतमईन कर कर तेजी से निकल गई कि कहीं अम्मा उसे मजीद रोकने पे बज़िद ना हो जाए। वो अपना कैमरा अपने साथ लिए जानवरों की तस्वीरें बना रही थी। उसे वहां सफेद रंग का एक खूबसूरत सा बिल्ला दिखाई दिया। उसने उसकी पहले 2-3 तस्वीरें निकाली, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो तो दर्द से कराह रहा है। उसे देखकर आयशा को बहुत अफसोस हुआ। वो उसके करीब गई और फिर उसे उठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो घर में आई तो सामने ही अम्मा उसको घूर रही थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से अपनी अम्मा को देखा तो उसकी अम्मा ने कहा, ये किस मनहूस बिल्ले को यहाँ पर उठाकर ले आई हो? अरे अम्मा, कुछ भी नहीं है, इसको चोट लगी है, जब ठीक हो जाएगा तो वापस जंगल में छोड़ आऊंगी। वो उन्हें तफसील से आगाह करती हुई ऊपर चली गई। या अल्लाह, इस लड़की को कौन समझाए।
आयशा एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसे देखकर सबके मुंह से तारीफी कलमात ही निकलते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके लिए परेशान ही रहती थी। ऊपर से उसकी मशकूक हरकतें उन्हें परेशानी में मुब्तला कर दिया करती थी। निम्रा के अब्बू तो पुलिस में होने की वजह से 2-3 दिन तक घर से बाहर रहा करते थे, लिहाजा इसीलिए उसकी माँ को उसकी ज्यादा परवाह रहती थी। वो उस बिल्ले को लिए अपने कमरे में आ गई और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। आयशा ने मुस्कुराकर उसे देखा और दराज से चाबी निकालकर गैलरी का दरवाजा खोल दिया। हैरत की बात, उसके दरवाजा खोलने के बाद वो वहां से हटकर उसके बराबर सो गया। उसकी हरकतें जैसे किसी इंसान की तरह थी। वो ठिठक सी गई, लेकिन अपना वहम समझकर सर झटक दिया। एक बिल्ला क्या इंसान होगा? मगर ये बिल्ला मुझसे डर क्यों नहीं रहा? वो सोच में पड़ गई, कहीं अम्मा का शक सही तो नहीं। वो परेशानी से सोचने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ओह, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो सर झटक कर रह गई। दूसरे दिन वो लाउंज में बैठी अपनी खींची हुई तस्वीरें देख रही थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, चेहरे पर पसीना आने लगा। सब जानवरों की तस्वीरें ठीक ठाक थी, मगर 2 तस्वीरें थीं जो बिल्कुल खाली थी, इसमें कोई जानवर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस बिल्ले की तस्वीरें खुद खींची थी। वो थूक निकलते हुए बोली और तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी, जहां वो बिल्ला गैलरी की दीवार पर मजे से बैठा था और सामने पड़ा गोश्त का टुकड़ा खाए जा रहा था, यानी वो किसी को खा चुका था। आयशा को उससे खौफ आने लगा। बिल्ले के मुंह पर खून लगा हुआ था, उसकी बिल्लियों आंखें सुर्ख हो रही थी और पंजों के नोकीले नाखून भी निकले हुए थे, लेकिन इसका अंदाज जारहाना था, जैसे कोई जंगली बिल्ला खा रहा हो। तो वो जंगली बिल्ला ही तो था। आयशा ने अपने दिल को तसल्ली दी। गोश्त का टुकड़ा एकदम गायब हो गया था। उसके पंजों का खून भी आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो चुका था। मुंह पर लगा खून भी साफ हो चुका था और जब आयशा ने उसकी आंखें देखी तो वो भी वापस नीली हो गई। आयशा ने उसे फौरन उठाया और तेजी से कमरे से निकल गई। वो 2-3 सीढ़ियां उतर रही थी, उसे अपना होश न रहा और बस उस बिल्ले को वापस जंगल में छोड़ना था। उसकी माँ उसके पीछे उसे आवाजें दे रही थी, मगर अभी वो होशो हवास में ना थी। उसके जहन में वो मंजर तेजी से गर्दिश कर रहे थे। किसी की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। सुनने समझने की सलाहियत जैसे मफलूज हो चुकी थी। उसने अपनी भागती टांगों को जंगल में आकर ही ब्रेक लगाया। उसने बिल्ले को फेंका और दोबारा से पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्ले की धाड़ें तेज होने लगी, जो उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन वो भागती भागती अपने घर की तरफ जा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी, पांव दौड़ लगा लगा कर थक चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई मैराथन रेस में हिस्सा लिया है और अगर वो रुक जाएगी तो शायद जिंदा नहीं रहेगी। वो वापस घर आई और घर का दरवाजा बजाया। इससे पहले कि दरवाजा खुलता वो बेहोश हो गई। चूंकि आज पीर का दिन था, इसीलिए उसके अब्बू की आज ऑफ थी। उसके अब्बू की पीर के दिन छुट्टी हुआ करती थी, जो घर में बैठकर मजेदार किस्म के खाने खाने की फरमाइश कर रहे थे। एकदम घबरा गए। अपनी इकलौती बेटी को इस तरह से देखकर उनकी जान निकल गई। आयशा, आयशा क्या हुआ? वो तड़प कर उसके पास आए और उसे उठाकर ऊपर की जानिब भागे। आयशा की माँ भी पीछे चीखो पुकार सुनकर तेजी से भागी और सामने आयशा को बेसुध देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। आयशा, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? उसके सरहाने बैठकर उसे थपथपाने लगी। अरे असलम मियाँ, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो रो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो जल्द आ रहा है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। क्या हुआ है डॉक्टर मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, इन्होंने बस टेंशन ले ली है, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और कोई मसला नहीं है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर, आए मैं आपको बाहर तक छोड़ा। उसके अब्बू असलम ने डॉक्टर से कहा और नुस्खा उनके हाथ से अपने हाथ में लिया और उनके साथ नीचे दरवाजे तक चले गए। अगले दिन वो थोड़ा सा कसमसाई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, लेकिन ये क्या, जैसे ही उसकी आंख खोली तो उसने सामने एकदम उस बिल्ले को अपने ऊपर पाया। वो एकदम चीख कर उठी, अम्मी! एकदम उसकी माँ उसके करीब थी। फौरन अपनी बेटी का हाथ थामा। क्या हुआ बेटा? वो बिल्ला, वो हकलाई। अरे ये वही तो बिल्ला है जो तुम लेकर आई थी, अब क्या हो गया? वो उस बिल्ले को देखकर नागवारी से बोली। हाँ, मगर ये बिल्ला, वो हकला रही थी। अरे दफा कर इस बिल्ले को। तू मुझे ये बता कि तू ठीक तो है? और मेरी बच्ची आयशा, ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो ना? आयशा ने इस बात में सर हिला दिया। चलो तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और इस तरह उसका गाल थपथपाती हुई उसकी माँ नीचे की जानिब चली गई।
تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ عائشہ نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو اس وقت عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ ہمیشہ اس وقت بال کھول کر اپنی گیلری میں جایا کرتی تھی۔ اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ آج ضرور بدلے گا، وہ سوچتی ہوئی بولی اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل پہنی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا گیلری کا اور سامنے گئی تو دیکھا کہ آج پھر کتے بھونک رہے تھے اور بہت زیادہ بھونک رہے تھے۔ اچانک سے اس کے جسم میں ایک ٹھنڈک سی طاری ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا۔ وہ بغیر دیر کیے پلٹی تو سامنے وہ بلا بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں میں اس نے دیکھا تھا، جس میں ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ شاید وہ خون کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی عائشہ کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس شیشے میں اس بلے کا عکس بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ بمشکل بولی، لیکن بلے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی بلے نہیں ہو سکتے، وہ چیخی۔ تبھی وہ گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں اسی دھوئیں پر مرکوز رکھی۔ آہستہ آہستہ وہ دھواں جب مٹتا گیا تو اس کے سامنے ایک خوفناک شخص کھڑا تھا، اور شاید وہ اسی قبرستان کا شخص تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا، مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس تک قریب آیا جب عائشہ اس سے 2 قدم مزید پیچھے ہٹی اور ریلنگ سے جا چپکی۔ تم بلے کے روپ میں؟ تو تم انسان نہیں ہو سکتے، اور اگر کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ہکلائی۔ تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے تم پر نظر بھی ڈالی تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ وہ آہستہ سی آواز میں اس کے کان کے بالکل قریب آ کر بولا، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آ گئی ہو، اور مجھے جو پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح خطرناک تھی۔ عائشہ کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آیا، اور جب آیا تب تک وہ اس پر قبضہ کر چکا تھا۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرہ کے جسم میں موجود تھا اور قہقہ لگا کر ہنسا اور واپس چل کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے اور آگے کر لیے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سا ہو گیا۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو، عائشہ کی ماں نے کھانے کی ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے اس نے اٹھا کر پھینک دیا۔ دفع ہو جاؤ بڑھیا یہاں سے، وہ دھاڑا، اور عائشہ کی ماں اس کا یہ انداز دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ اور تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دفع ہو جا، نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گی۔ میری بچی، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بچی کو گلے لگا لیا۔ وہ اپنی بچی کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اسلم صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو کال کر رہی تھی اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں عائشہ کے ابو بھی گھر آ گئے تھے۔ وہ پریشانی سے بولے، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ عائشہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ حیرت سے بولے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ تو ساری کہانی عائشہ کی ماں نے اپنے ہسبینڈ کے گوش گزار کر دی۔ آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلا لیں۔ ٹھیک ہے، میں صبح کسی مولوی کو بلا لاؤں گا۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ عائشہ کی ماں بلا وجہ اتنا پریشان نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسری طرف پوری رات عائشہ کی ماں نے جاگ کر کاٹی۔ صبح سویرے اس کے ابا مولوی کو لے آئے، تو جیسے ہی انہیں لے کر آئے وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ایک کالے رنگ کا کپڑا لیا اور اس سے کہا کہ اسے دروازے کے بیچوں بیچ باندھ دو، اس طرح یہ مخلوق یہاں سے باہر نہیں جا سکے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسلم صاحب سے کہا، کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ مولوی صاحب اوپر والے کمرے میں، صبح سے کمرے سے بہت عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، اسی لیے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے۔
कहाँ है उसका कमरा? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले और उसके बाद कदम बढ़ाते असलम साहब उन्हें अपने बेटी के कमरे तक ले गए। दरवाजा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे, तुम तो कह रहे थे कि दरवाजा बंद था। वो पेशानी पर बल डालकर बोले। जी, मैंने तो दरवाजा बंद ही किया था। वो उलझ कर बोले। कहीं मेरी बीवी ने तो। ये एकदम उसके जहन में झमाका हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं, उसे मेरे आने का इल्म होगा। तुम्हारी बीवी को खतरा है। उन्होंने दरवाजा खोला तो आयशा की माँ ऊपर को उठी हुई थी और हाथ पैर मार रही थी। असलम, मुझे बचाएं। वो गले पर हाथ रखते गिड़गिड़ाए। मौलवी साहब, ये क्या? वो परेशान होते हुए एकदम ठिठक गए। आयशा कहाँ है? एकदम असलम साहब ने पूछा। उन्होंने गैलरी की तरफ इशारा किया। वो गैलरी की जानिब बढ़े। देखा तो आयशा गैलरी की दीवार पर बैठी गोश्त की कच्ची बोटियां चबा रही थी। वो भी किसी इंसान का गोश्त था। मौलवी साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहा और गैलरी का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने पर मौलवी साहब अंदर की तरफ बढ़े, लेकिन ये क्या? पीछे से एकदम दरवाजा खुला और जब मौलवी साहब ने पलट कर देखा तो आयशा मौलवी साहब को घूर रही थी और एकदम कहने लगी, ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा और ये लड़की ये मर जाएगी। वो अपनी मर्दाना आवाज में बोला। मौलवी साहब आंखें बंद करके किसी चीज का विर्द करने में महव थे। उन्होंने एक स्टील का प्याला लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी रखी और उस पर कुछ फूंकने लगे और उसके बाद उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाई। जैसे ही उसमें मिट्टी मिलाई तो वो चीखने लगा। आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें। उन्होंने हिदायत दी। दोबारा आंखें बंद की और फिर से कुछ पढ़ने लगे। असलम साहब रस्सी ले आए थे और फिर आयशा को रस्सियों से बांध दिया गया। अम्मी, मुझे खोलें, मुझे डर लग रहा है। आयशा अपनी असली आवाज में बोल रही थी और अब तड़प रही थी। मेरी बच्ची, वो भी एक माँ थी। अपनी बेटी की तड़प की आवाज सुनकर वो आगे बढ़ी और खोलने ही लगी थी कि रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। उसे रोकते हुए बोले तो उसने गुस्से से हुंकारा भरा और आयशा की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो 2 कदम पीछे हटी और रुख फेर कर खड़ी हो गई। मौलवी साहब ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक माँ हो, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिन इस लड़की के पीछे पड़ गया है। छोड़ दे, वो तुझे क्या दे देगी? छोड़ दे इस बच्ची को। वो उस जिन को समझाते हुए जिन की तरफ मुखातिब हुए तो जिन ने जोर से कहका लगाया, ये मुझे अच्छी लगती है। तुम लोग जो भी कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया और मैं अब इससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो पीछे होकर धाड़ने लगा और फिर दोबारा से जमीन पर सीधा लेट गया। अरे नामुराद, तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब के लब बड़बड़ाए और वो दर्द से तड़पने लगा। चंद पल बाद उसका जिस्म झटके खाकर ढीला पड़ चुका था। मौलवी साहब ने आंखें खोल ली थी। उसके गले में ये तावीज बांध दो। उन्होंने तावीज असलम साहब के हाथ में पकड़ाया और उन्होंने फौरन अपनी बेटी के गले में बांधने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, नहीं नहीं, वो चीख रहा था, नहीं, ये तावीज मेरे गले में तुम नहीं बांध सकते। मैं तुम्हारी बेटी का गला दबा दूंगा। लेकिन असलम साहब ने एक न सुनी। मौलवी साहब ने कहा, तुम इसकी बातें मत सुनो, पहनाओ इस तावीज को इसके गले में। असलम साहब मौलवी साहब की बात सुनते हुए फौरन से अपनी बेटी के गले में तावीज बांधने लगे और आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी के गले में वो तावीज डाल दिया। तावीज बांधते सार ही उसके जिस्म से एक धुआं सा निकला और जिन ने उसकी बेटी के जिस्म को छोड़ दिया। सबने शुक्र का कलमा पढ़ा। आयशा ने आहिस्ता से आंखें खोली। एक दिन में ही उसकी आंखों के नीचे हल्के आ गए थे, मगर उसका जिस्म नहीफ सा हो गया था। वो हड़बड़ाकर उठी थी, मगर रस्सी की वजह से दोबारा लेट गई। इस दफा उसकी माँ ने उसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा, क्योंकि वो अपनी एक दफा की हमाकत देख चुकी थी। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर आयशा की माँ की तरफ देखा और कहा, बच्ची के हाथ पैर खोल दो, जिन निकल चुका है। आयशा की माँ ने फौरन से आयशा की रस्सियां खोल दी और वो माँ से लिपट कर रोने लगी। वो काफी सहम गई थी। इस हादसे के बाद अब वो दोबारा कभी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ती थी और ना ही ईशा और मगरिब के दरमियान वो गैलरी पे जाती थी, बल्कि जैसे ही रात का अंधेरा फैलने लगता था वो फौरन से घर के अंदर आ जाती थी। वो अब बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती थी। मौलवी साहब उनके घर से जा चुके थे, लेकिन उन्हें एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ने का कह गए थे।
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پڑھائی سے اس جن کو اس گھر سے تو دور کر دیا ہے، لیکن وہ جن بہت ضدی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی رات کے اندھیرے میں کہیں نکلے یا گیلری میں کھڑی ہو تو وہ جن دوبارہ اس کی طاق میں بیٹھا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس گھر کے بالکل سامنے جنگل اور پیچھے قبرستان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلم میاں نے مولوی صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی اور 2 مہینے بعد ہی انہوں نے وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور عائشہ پرسکون زندگی گزارنے لگی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی ماں نے جو بھی تاکید اسے کی تھی وہ اس کے بھلے کے لیے ہی کی تھی۔